नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में रोज की तरह हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और साथ ही में बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। आज दर्शकों, आज हम हरियाणा में सबसे पहले आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से आज की पॉलिटिकल बड़ी खबरें रही हैं और चुनावी घमासान किस तरह से जोरों पर पहुंच रहा है, और साथ ही कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, एसपी और बीएसपी, इन सब में चुनावी मैदान में किस तरह से ताल ठोकी जा रही है। इन तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा। और सबसे पहले आज आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से दांव चला जा रहा है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और साथ में हरियाणा के रेवाड़ी में अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज चुनावी दहाड़ भरी है, हुंकार भरी है। जनता से सीधा संवाद उन्होंने किया है, अग्निवीर के ज्वलनशील मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं और कहा कि हम आएंगे तो तमाम योजनाओं जिनका उन्होंने आज जिक्र किया है। सबसे पहले आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनाते हैं और उसके बाद इसके सियासी मायने क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम, अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते। और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया था। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। रेवाड़ी पहुंचे हैं, कई सियासी समीकरण उन्होंने सेट किए हैं, लेकिन रेवाड़ी जिले में मौजूद इन समीकरणों को समझ लेते हैं जरा कि इनको किस तरह से गृह मंत्री शाह पहुंचे और क्या कुछ इस सीट के मायने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहा हूं। कोसली, सबसे पहले रेवाड़ी जिले में जो विधानसभाएं आती हैं, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अनिल यादव पर दांव लगाया है, तो कोसली से कांग्रेस ने जगदीश यादव पर दांव चलाया। 2019 की अगर हम चुनाव की बात करें तो यहां से विजेता लक्ष्मण सिंह रहे थे। ये महत्वपूर्ण जो अगर हम और आगे चलें रेवाड़ी में, अगर अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो लक्ष्मण सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं, चिरंजीव राव कांग्रेस पार्टी से आते हैं। 2019 विजेता की हम बात करें तो चिरंजीव राव यहां से कांग्रेस की तरफ से सिटिंग विधायक हैं जो जीते थे। अन्य सीटों की बात करें तो बावल आती है जो एससी सीट रिजर्व है, यहां पर डॉक्टर कृष्ण कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको उतारा गया है। तो कांग्रेस की बात की जाए, डॉक्टर मुन्नीलाल रंगा को यहां से उतारा है। लेकिन 19 की बात करें, 24 से पहले 19 के चुनाव परिणामों को हम देखने की कोशिश करें तो डॉक्टर बनवारी लाल बीजेपी से सिटिंग विधायक हैं, उनकी जगह इस बार यहां चेंज किया गया है, डॉक्टर कृष्ण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन जो सीट है बावली और वहां के आसपास रेवाड़ी की जो हम बात कर रहे थे, तो उन सीटों पर किस तरह से अंतर हमें देखने को मिला, ये हमने बात को ये भी बताया। लेकिन चुनाव में राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने राहुल गांधी ने संकेत देने की कोशिश की। दौरे के पहले उन्होंने ये भी कहा कि शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ा है। अपने नेताओं के बड़ बोले बयानों तक जहां उनके बयान हैं, तो उसके बाद उनको डिफेंसिव मोड में नजर वो आए हैं। जब उन्होंने अपनी बात कही तो सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा के सरकार आने पर हरियाणा में 2 लाख नौकरियां देने का वादा तो कर दिया था,
पर कांग्रेस के नेताओं ने इस पर अपना मत एक नहीं रखा। कोई कभी कुछ कहता नजर आया तो कोई कभी कुछ कहता नजर आया। चुनावी फायदे के लिए सभी नेता इस वादे पर अपने ढंग से बयानबाजी अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। बयानवीर के खिताब की दौड़ में अपने ही नेताओं को पीछे छोड़ने पर आज कांग्रेस के नेता उतारू नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ बयान आए, सबसे पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए बयानवीर, सबसे पहले अगर हम बड़ी स्क्रीन पर देखें तो कांग्रेस के बयानवीर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए समझिए। सबसे पहले नीरज शर्मा यहां से प्रत्याशी है, फरीदाबाद एनआईटी से आते हैं। हुड्डा साहब को 2 लाख नौकरी देनी है, मुझे जिताकर भेज दो। 2000 का कोटा मिलेगा और 50 वोट पर 1 नौकरी मिलेगी। तो जो हम बयानवीर कह रहे हैं उसके कई मायने दर्शकों। कांग्रेस के अलग अलग नेता अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। नीरज शर्मा आते हैं, फरीदाबाद एनआईटी से आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस गांव में ज्यादा अगर नौकरियां चाहिए तो उसके उन्होंने अपने समीकरण बताए। जिस गांव में ज्यादा डब्बा भरेगा उस गांव में ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। ये मेरा फैसला नहीं है, ये सबका फैसला है, कल को मेरे ऊपर मत थोपना। तो डिफेंसिव मोड में भी नजर आ रहे हैं। और अगर बयानों की हम बात करें तो लखन सिंगला आते हैं, फरीदाबाद सीट से आते हैं। कितने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा से, ये आप सोच नहीं सकते। हरियाणा की नौकरी की जो लिस्ट आएगी, किसी के 50 लोग जाएंगे तो लखन सिंगला के 100 लोग जाएंगे, ये उन्होंने वादा किया है। देखिए इस समय रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सब अपने अपने हिसाब से वादे कर रहे हैं। कुछ और अगर बयान देखें, कुलदीप शर्मा गन्नौर से आते हैं। इन्होंने कहा कि इस बार अगर हुड्डा 2 लाख सरकारी नौकरी लेकर आ रहे हैं, इसमें जो भी तुम्हारा हिस्सा होगा उससे 20 से 25% ज्यादा हम दे देंगे। यानी अपने ही नेताओं में जो होड़ है वो चल रही है नौकरी देने की। अब ऐसे में जनता बड़ी कंफ्यूज होगी, लेकिन ये जनता कंफ्यूज होगी नहीं, क्योंकि ये बड़ी स्मार्ट है, इस बार बड़ी साइलेंट भी है। उदयवान आते हैं हुडल सीट से। सरकार हमारी आएगी और हम उदयवान सरकार के केंद्र में होगा। उन्होंने ये कहा कम से कम 5,000 बंदों को सरकारी नौकरी में हम लाएंगे, ये हमारा वादा है। तो ये बात आपने सुनी है, अलग अलग बयानबाजी चल रही है तमाम नेताओं की तरफ से। अगर हम बात करें तो भी अलग अलग बयानबाजी हो रही है। और ये सभी जो नेता हैं, देखिए शमशेर गोगी की अगर हम बात करें तो असंध से आते हैं और ये अपने तरह से वादा करते नजर आ रहे हैं सरकार में सबका हिस्सा होगा। तो सरकार में अपने रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे जो बाहर से आ रहे हैं, भाईचारे में उन्हें भी सेट करेंगे, अपना घर भी भरेंगे। तो देखिए कोई रिश्तेदारों को सेट करने की बात कर रहा है, कोई नातियों को सेट करने की बात कर रहा है, कोई पहलवानों को सेट करने की बात कर रहा है। तो इस तरह से अलग अलग सियासी मायने सत्ता के महासंग्राम में नजर आ रहे हैं। बयानवीरों के बयान के बाद क्या कुछ हुआ है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज है वो हम देने जा रहे हैं। मगर सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएंगी। ये हरियाणा की हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबकी सबको। तो आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। नौकरियों को लेकर जो कांग्रेस के नेता के अलग अलग बयान आए उस पर डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, उस पर थोड़ा साधने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। विधु रावल साहब जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हिम्मत यादव जी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले सुरजेवाला साहब जब पहुंचे हैं अपने बेटे के लिए प्रचार करने, सुदर्शन न्यूज से एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है, सबसे पहले वो सुनवाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला इस समय तराजू पर बैठे हैं और तराजू पर लड्डू के जरिए जो है इन्हें तौला जा रहा है। वाल्मीकि समाज ने इन्हें लड्डू से तौला है। मानस गांव में इस समय अपने सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला के लिए वोट मांग रहे हैं। सुरजेवाला जी, लड्डू से तौला जा रहा है आपको गांव में, क्या कहेंगे, किस तरीके का? ऐसा है, हमारे वाल्मीकि समाज का अथाह आशीर्वाद और प्यार है आदित्य सुरजेवाला के लिए और कांग्रेस के लिए। हमेशा से वाल्मीकि समाज ने, रविदासिया समाज ने, SC/BC समाज ने और इलाके के किसान ने, छोटे दुकानदार ने कांग्रेस के हक में वोट की है, आशीर्वाद और मदद की है।
और आज भी ये और उत्साह से बनी। तो तीसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में है। क्या मानेंगे? पिछली बार तो कामयाबी नहीं मिल पाई थी, क्या वजह है? मुझे ये विश्वास है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को इस चुनाव में मिलेंगे। तो ये थे सुरजेवाला जो कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला के लिए, जिनका कहना है कि आज़ादी के बाद इस बार उन्हें कैथल में अपने सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला को सबसे ज़्यादा वोट पाकर वो विजयी होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़। तो आप सुन रहे थे सुरजेवाला साहब को, सुदर्शन न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें तीसरी पीढ़ी पर बड़ा भरोसा है, कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, दोनों मेहमान मेरे साथ हैं। विदु रावल साहब, आपके साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। सुरजेवाला साहब, कल तक आप जो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के ऊपर, एक तरफ कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, हुड्डा साहब को लेकर जो आरोप थे कि गुटबाजी नजर आ रही है, आज वही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी पर जो कांग्रेस ने भरोसा जताया है, बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या कहेंगे विदु रावल साहब? विकास जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे अनम्यूट हैं। कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी तरफ से अनम्यूटेड है, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए जी। सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं और विकास जी, आपको नमस्ते जी। देखिए, केवल हमारे इसी आरोप पर ही सुरजेवाला ने मोहर नहीं लगाई है कि कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती लोगों पर। साथ साथ हमारे इस जो दावा था हमारा कि कांग्रेस पार्टी फिर से जो है वही पुरानी पर्ची खर्ची की कुरीति शुरू करने वाली है, इसको एक के बाद एक कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार जो है उस बात को जो है, जिसको प्रवक्ता तो डिनाई करते रहे, लेकिन प्रत्याशी जो है एक के बाद एक आकर बयानों के जरिए उस बात को फिर से दोहरा रहे हैं। और अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। ये लोग देखिए किस प्रकार से चुनाव में वोट लेने के लिए कह रहे हैं कि हम नौकरी बांटेंगे, यानी नौकरी हरियाणा के अंदर HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं देगा, HPSC यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग नहीं देगा। नौकरी कौन देगा? ना खाता ना वही, जो काका लिखनिया जिस प्रकार से होता है, ना खाता ना वही, जो हुड्डा कहे वही सही। जिस प्रकार से पहले ये बंदर बांट किया करते थे, जिस प्रकार से पहले नौकरी में पर्ची खर्ची होती थी, ये प्रवक्ता अब तक इतने सालों से डिनाई करते थे, नहीं जी हमारे यहाँ नहीं थी। अब तो साहब खुद कह रहे हैं, और यहां तक कि अपने द्वारा सेट किए हुए कोटे में भी कह रहे हैं कि मुझे उस कोटे में भी 25% और खोस लूंगा। कोई तो कहता है कि मैं और ज्यादा ले लूंगा, कोई कहता है कि मैं 5000 ले लूंगा, 2000 का कोटा है। तो ठीक है, चलिए पॉइंट टेकन लौट रहा हूं आपके पास। हिम्मत यादव जी मेरे साथ जुड़े, कांग्रेस से प्रवक्ता है। हिम्मत यादव साहब, एक बार जब गुटबाजी की बात सामने आती है तो चलिए उस पर आप डिफेंसिव होते हैं और कुमारी सैलजा का बयान आता है, दूसरी तरफ सुरजेवाला जी आज बात कर रहे हैं कि उनको भरोसा है, लेकिन अब रोजगार पर, अब नौकरियों पर आपके नेता जो अलग अलग बयानबाजी करते हैं सर, इस अंतरकलह से कैसे जूझ पाएंगे सर? देखिए विकास जी, आप रोजगार की बात की है। कांग्रेस पार्टी ने एक अपना जो पत्र है, जिसको संकल्प पत्र कहें या मैनिफेस्टो कहें, उसके माध्यम से जो आज हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है वो 45% है। से कल आदिन राहुल जी ने बताया कि हरियाणा के अंदर या देश के अंदर आज युवा को कोई मौका नहीं है, उसे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आऊंगा रावल साहब, उसी बात को जो है ध्यान में रखते हुए बेरोजगारों की चिंता करके युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए जो 2 लाख नौकरियों का वादा किया है, वो 2 लाख नौकरियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने गत 10 वर्षों की सरकार के अंदर नहीं भरे। और आज जब कांग्रेस पार्टी उन युवाओं के साथ न्याय करने जा रही है और आने वाली सरकार 2 लाख नौकरियां देने जा रही है, उसकी घबराहट इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। आप ये बयानबाजी किसी व्यक्तिगत नेता की बयानबाजी को ढाल बना करके ये नहीं देख सकते, ये देख नहीं सकते कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी ले। आज ये 10 साल तक इन नौकरियों को लंबित करके बैठे, आज जब कोई पार्टी एक संकल्प और मैनिफेस्टो को लेके आई और अपने आने वाले समय में 2 लाख नौकरियां देने जा रही हैं। ठीक है, चलिए इस पे मैं विदु रावल जी से जवाब चाहूंगा और लौटूंगा आपके पास। एक चर्चा लगातार जारी है हरियाणा पर, किस तरह से अलग अलग बयानबाजी हो रही है। विदु रावल साहब, आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक के पहले हिम्मत यादव जी ने कहा कि आप जो नौकरियां नहीं दे पाए हैं
वो देने का वो वादा कर रहे हैं। हालांकि उनके नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, कोई अपने परिवार को इतनी नौकरियां देने की बात कर रहा है तो कोई किसी दूसरे खेमे की बात कर रहा है। रावल साहब, देखिए, कांग्रेस बैंक किस पर करती है? कांग्रेस का वोटर बैंक कौन सा है? कांग्रेस किन लोगों को निशाना बनाकर जो है अपनी राजनीति करती है? कांग्रेस मासूम लोगों को निशाना बनाती है जिनको वो गुमराह कर सके। हिम्मत यादव को पता होना चाहिए कि घोषणा पत्रों और संकल्प पत्रों में जो है नौकरियों का सृजन नहीं होता। इन्होंने कहा कि हम अपने संकल्प पत्र के अनुसार करेंगे। अरे साहब, बड़ी मेहनत करके आइडेंटिफाई कर डिपार्टमेंट दर डिपार्टमेंट पोस्टों को सैंक्शन कर ये 2 लाख बनाए हैं। आप ऐसा नहीं कि कभी सरकार में नहीं आए। आप जो 10 साल तक सरकार में रहे थे, कांग्रेस पार्टी हुड्डा सर की सरकार जो थी, वो 10 साल में 86,366 नौकरियां कुल दे पाई थी 10 साल में। हम पिछले 10 साल में जो है 1,45,000 नौकरियां जो है देने के बाद, यानी आपसे 1.5 गुना से भी अधिक हम दे चुके हैं। और हमने ये 2 लाख नौकरियां हमने क्रिएट की हैं, जब पोस्टों को हमने जनरेट किया है, आपके संकल्प पत्र से नहीं बनी है। और ये आपने हमसे चोरी किया, क्योंकि हमने ये सैंक्शन की हुई पोस्टें हैं वो दिखा दी। अगर आप में दम था तो अपने समय क्यों नहीं लगाए आपने? दूसरी बात जो है, ये कहते हैं व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान और एक एक व्यक्ति का एक जैसा बयान। और बयान क्या कि नौकरियां लगवाऊंगा, तुम्हारी लगवाऊंगा, उसकी लगवाऊंगा, मेरे रिश्तेदार की लगाऊंगा, अपने गांव वाले की लगाऊंगा, अपना घर भरूंगा। ये सब जो है एक लाइन में है। और वो वही उस बात को सुनिश्चित करते हैं कि 2014 में जिस प्रकार से बंदर बांट 2014 तक होती रही है, उस बंदर बांट को, उस पर्ची खर्ची वाले सिस्टम को ये वापस लेकर आना पड़ता है, आना चाहते हैं। देखिए, साफ साफ हो चुका है अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है किस प्रकार से ये अपने लोगों को, जिस तरह से कहते हैं कि आप आज भी ये अपने लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। नौकरी पर जो मेरिट हम लेकर आए, नौकरी का मापदंड मेरिट होना चाहिए। कौन किसके हुक्के भरता है, कौन किसकी बैठकों में चाय और पानी पिलाता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस जो है उसी तरफ वापस लेकर जा रही है। और ये हरियाणा वालों के लिए चेतावनी है कि सुरजेवाला वापस जी से जी, इन्हीं नेताओं के पीछे गाड़ियां तुड़वानी पड़ेंगी, वापस से इनके हुक्के भरने पड़े। ठीक है, लेकिन विदु रावल साहब, आज सुरजेवाला जी ने एक बड़ा बयान दिया और वो कहा कि जो किसान और छोटे दुकानदार हैं वो इस बार निर्णायक भूमिका निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार वो दिखाएंगे कि किस तरह से सत्ता की वापसी नहीं होगी, कांग्रेस आएगी। आपके पास लौटूंगा, लेकिन हिम्मत यादव साहब आपके पास में आ रहा हूं। कल तक बीजेपी जो आप पर जाति को लेकर कई सारे आरोप लगा रही थी कि आप दलित विरोधी हैं, इसीलिए सुरजा जी को जो उनकी बात कर लें तो कई सवाल खड़े हुए हैं आपके ऊपर। लेकिन अब क्या कहेंगे, सब कुछ सेट है, सब कुछ मामला सही चल रहा है? देखिए विकास जी, सवाल खड़े करने वाले कौन लोग हैं? सवाल खड़े कर जाति से जाति को, भाई से भाई को, धर्म से धर्म को जो लड़ाने वाले लोग हैं वो क्या सवाल उठा सकते हैं? उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है सवाल उठाने का। दूसरी बात, कांग्रेस की कोई चिंता ना करें, तमाम चीजों के अंदर कांग्रेस बिल्कुल मजबूत स्थिति से आज चुनाव लड़ने जा रही है। और पूरे प्रदेश की जनता ने आज मूड बनाया कि हरियाणा के अंदर बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी बात में विदु रावल जी जो ये झूठ वीर बन करके जिन्होंने देश के नौजवानों के साथ किया है, अग्निवीर जैसी योजना ला करके और देश के जवानों के साथ और सेना के साथ जो है आज इन्होंने मजाक करने का काम किया। आज अगर इनका जो आंकड़ा दे रहे थे ये रावल जी, 1,45,000 नौकरियां इन्होंने। ठीक है सर, थोड़ी सी लगातार चल रही है हरियाणा पर, लेकिन उससे पहले हिम्मत यादव साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने अभी कहा कि जाति की जो राजनीति है वो बीजेपी करती है, लेकिन जिस तरह से सुरजेवाला जी को और साथ ही अगर कुमारी सैलजा जी की बात की जाए तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और एक नाराजगी नजर आई। बीजेपी ने आरोप लगाया, मनोहर लाल जी ने तो ऑफर तक दे दिया था उनको बीजेपी में आने का, लेकिन उसके बाद एक दलित पंचायत हुई, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और वहां आपका खुल के विरोध किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि जो दलितों को साधने की इस बार थी बात, वो शायद आपके हाथ से गेंद निकल गई है? हिम्मत यादव जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए, मुझे लगता है कि आवाज नहीं जा रही है। देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल का शासन करके जो इन्होंने धोखा और फ्रेब हरियाणा की जनता के साथ किया, आज इनकी राजनीतिक जमीन इनके पैरों के नीचे से जनता ने खिसका ली है। आज भी कोई मुद्दा नहीं देखते तो इस तरह के
बहाने और इस तरह की चीजों को ढूंढ करके और अपने आदमियों को दिखा करके और ये काम करने की कोशिश करते हैं। विधु रावल जी जो पहले बात कर रहे थे रोजगार देने की, मैं कह रहा था कि 1,45,000 नौकरी देते तो हरियाणा के अंदर 45% बेरोजगारी नहीं होती। ठीक है, मैं उस पे आऊंगा, उनसे सवाल भी लूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जो दलितों की आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस हमेशा से दलितों की हितैषी रही है, तो अभी जो दलित पंचायत हुई है उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का खुल के विरोध किया है। हुड्डा साहब के तो उन्होंने नारे तक लगाए, उस पर क्या कहेंगे आप? ये सब षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, अपने कुछ भाड़े के लोगों को भेज करके और इस तरह की चीजें करवाने का। ये माहिर लोग हैं, इनको नहीं तो जो दलित पंचायत हुई उनको आप भाड़े के लोग मानते हैं? नहीं, ये तोड़ने के और विभाजन करने के एक्सपर्ट लोग हैं। एक भाई से भाई 1 मिनट में ये लड़ाई करवा सकते हैं, एक जाति की दूसरी जाति के साथ, धर्म की धर्म के साथ, इसके एक्सपर्ट लोग हैं। ये जो है ये लड़ाई वीर है, ये जो है ये झूठ वीर है। नहीं, सब सवाल तो अब उठेंगे ना। अगर आपकी बड़ी नेता कुमारी शैलजा जी, जो आप अन्य प्रदेशों में जिनको चुनाव का प्रभारी बना के भेजते हैं, कई बार की सांसद रही, अगर चुनावों में नहीं नजर आती हैं, 8-8 दिन प्रचार में नहीं दिखती हैं, तो सवाल तो उठेंगे फिर आप पर। कुमारी शैलजा जी ने पूरे मीडिया के मंच पे आकर के, आज तक के कॉन्क्लेव में आके, तमाम आप जैसे साथियों के मंच के ऊपर आकर के अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि भारतीय जनता पार्टी अपना गिरेबान देखे, मेरा मान सम्मान मेरी पार्टी करना जानती है। और इनके मनोहर लाल जी के ऑफर की और तमाम इनके ऑफर के बारे में उन्होंने अपने स्पष्ट क्लियर किया कि ये अपनी चिंता करें, आप आज राजनीतिक जमीन आपके पास नहीं है, तो ये इस तरह ठीक है। चलिए, जातिगत तोड़ने की राजनीति बीजेपी करती है, आप ये कह रहे हैं, इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पे चल रही है किस तरह से जातिगत समीकरण जो है उसको लेकर कभी गुटबाजी नजर आती है तो कभी अंतरकले नजर आती है। लेकिन विधु रावल साहब जी, आपके पास में आ रहा हूं। अभी हिम्मत यादव जी ने जिस तरह से आप पर आरोप लगाए कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं और हरियाणा में आप ऑपरेशन लोटस जो है नहीं चला पाए, क्या कहेंगे? चलिए, विधु रावल साहब, मुझे लगता है कि अभी उनका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। उससे पहले हिम्मत यादव जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। लेकिन जो शैलजा जी नाराज चली, क्या इसके पीछे की वजह रही? लगातार जब मीडिया से भी दूर रही, बातचीत ये भी समझ में आया कि केंद्र से लगातार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरजेवाला साहब को और तमाम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है, हुड्डा साहब कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बात कहीं से तो उठी होगी, नाराजगी की वजह कहीं से तो आई होगी। देखिए विकास जी, जहां तक आपने बात शैलजा जी के बारे में की, शैलजा जी एक ऐसी नेता है कांग्रेस की, जिस कांग्रेस है, जिसके लहू के अंदर कांग्रेस। उनके पिता जब शहीद हुए तो वो भी कांग्रेस के झंडे के अंदर गए और मैडम भी स्पष्ट कर चुकी हैं, वो बहुत बड़ी नेता है। उनके बारे में इस तरह के आरोप लगाना गलत है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी लगाए, चाहे और कोई साथी लगाए, उनकी प्रतिबद्धता पे, उनके समर्पण पे, उनके त्याग पे कोई आंच नहीं लगा सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता। रही बात आपकी नाराजगी की, वो कहीं प्रकार से कोई नाराज पार्टी से नहीं रही। पार्टी के अंदर पार्टी माँ होती है, कोई छोटी मोटी शिकायतें होती है तो पार्टी प्लेटफॉर्म। चलिए ठीक है, विधु रावल साहब आ गए, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। जो अभी जिस तरह से हिम्मत यादव साहब कह रहे थे कि जो आपने आरोप लगाए वो सब निराधार निकले हैं, क्योंकि खुद शैलजा जी सामने आई हैं, आपने तो ऑफर तक दे दिया था। विधु रावल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सवाल नहीं सुन। जी, सवाल यही है कि जो कुमारी शैलजा जी को लेकर आप अंतरकले के आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे, कांग्रेस कह रही कि उन्होंने बयान भी दे दिया है और आपके नेता तो ऑफर तक दे रहे थे। मनोहर लाल जी ने ऑफर दे दिया था उनको बीजेपी में आने का। देखिए, ये कांग्रेस के अंदर जो जूतों के अंदर खीर बट रही है, जो कुर्ता फाड़ इनकी बैठकें होती हैं, जो लठमार बैठकें होती हैं इनकी, ये क्या दिखती नहीं है सबको? क्या मीडिया इनको कवर नहीं करता? क्या इनकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में नहीं आती? किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जबरदस्त सिर फुटबॉल चल रहा है, जबरदस्त खींचतान है, ये सबको दिखती है। अब कोई अगर ये जो है छुपाना चाहे, कोई सूरज को छुपाना चाहे, तो सूरज तो दिखता है सबको, कोई ये थोड़ी कहेगा कि सूरज है ही नहीं। इस प्रकार के जो है इस प्रकार के भ्रम में खुद रहना या दूसरों को भ्रम में रखने की जो है कांग्रेस एक आदत में बन गई है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सत्य को स्वीकार करे और उसको हो सके तो करेक्टिव मेजर्स रखे। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी
बड़ी सशक्त पार्टी है, अपने काम में ध्यान रखती है। चलिए, बहुत कम लेकिन इन समय बातों शेष रह गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि किसकी बातों पर जनता जो है भरोसा करती है। विदुर रावल साहब आपका, हिम्मत यादव जी, दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां मौसम में तो ठंडक है लेकिन सियासत और राजनीति में उफान नजर आ रहा है, गर्मी नजर आ रही है। क्योंकि यहां कठुआ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए उतर गए हैं और वहां से उन्होंने चुनाव प्रचार में एंट्री ले ली है। योगी ने आज कश्मीर में दहशत को दफन करने की बात कही और दहशत गर्दों को दफन करने के लिए 2 इंच जमीन ना देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों को उत्तर प्रदेश में उनको जो हित है, उनके जो हक हैं, वही जम्मू कश्मीर में भी दिखाएंगे। सबसे पहले बयान सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, किस तरह से चुनावों में एंट्री ली, और उसके बाद अलग अलग बयान जो सामने आए वो भी आपको सुनवाएंगे। नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहरी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कई आज बयानों के तीर उन्होंने छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद, अशांति फैलाने वालों को 2 इंच की जमीन नहीं मिलेगी, आज ये भी उन्होंने कहा। साथ ही में उन्होंने कई और निशाने भी साधे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जम्मू कश्मीर की चुनावी बयार में अपनी बात रखी और उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद को अब सिरे से नकार दिया है। वहां की जनता अब बुलेट का जवाब बैलेट से देना सीख गई है। लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए हैं। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। तो आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, जिन्होंने आतंकवाद पर कई निशाने साधे और कहा कि अब संख्या सिर्फ 4 घट के रह गई है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं
कि पीओके पे सिर्फ 4 दिन अब रह गए और गिनती के आप दिन गिन सकते हैं जिसके बाद पीओके हमारा होगा। दूसरी तरफ बयानों की अगर बात की जाए, राहुल गांधी वहां पहुंचे तो 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ एजेंडा है 370 के बाद के कश्मीर का, श्रीनगर पर जो जिस तरह से अब शांति नजर आती है, तिरंगा फहराता है, उसके जो मॉड्यूल है उसकी चर्चा बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नेता जो हैं 370 की बहाली की बात कर रहे हैं। आज सत्ता के महासंग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।